नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजनीति में भारत की अब आने वाला है उबाल, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर हो गई है। एफआईआर कराई है ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। ईडी का इतिहास आपको पता है, लेकिन यहाँ मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उसके आधार पे आप कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे। ईडी के केसों की कामयाबी का प्रतिशत क्या है ये भी आपको पता है, उसका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आज बहुत सारी तहें इस मामले की आपके सामने आएंगी, बहुत सारे ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे और बहुत सरल तरीके से आप पूरे घोटाले को, पूरे खेल को समझेंगे। घोटाला है भी या नहीं ये भी समझेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को ये एफआईआर दर्ज कराने की मजबूरी कौन सी आन पड़ी है। क्या वो खुशी खुशी करा रही है या विवशता में करा रही है, ये भी समझेंगे। बहुत सारे हालात एक साथ खड़े हुए हैं और देश की राजनीति से लेकर कांग्रेस की राजनीति तक सब कुछ अब हम इस एक वीडियो में समझ जाएंगे, कम से कम आज के हालात। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में एक अच्छा अखबार देना चाहते थे जो स्वदेशी हो, जिसकी नीतियां कांग्रेस से मिलती हों और जो अंग्रेज़ों की मानसिकता वाले टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर जैसे जो अखबार उस वक्त होते थे, उनसे अलग स्वदेशी सोच का एक अखबार हो। ठीक है साहब, उन्होंने उसके लिए एक संस्था बनाई, एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों को शेयर होल्डर बनाया। ये कंपनी जो थी, इस कंपनी का काम था एक अच्छा अखबार बना के देना। दिल्ली में जब फिरोज़ गांधी की पत्नी थी इंदिरा गांधी, और फिरोज़ गांधी खुद भी पत्रकार थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया और दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड पे लाइन से बहुत सारे अखबारों को बड़े बड़े प्लॉट दिए गए प्रेस लगाने के लिए। उनमें पायनियर था, लिंक था, वीर अर्जुन था, प्रताप था, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया था, उसमें इंडियन एक्सप्रेस था, बहुत सारे अखबारों को कब्रिस्तान के किनारे। और ये रास्ता पुरानी दिल्ली के दरियागंज से नई दिल्ली को जोड़ने वाला रास्ता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जब अलॉट किए गए प्लॉट, तो एक प्लॉट नेशनल हेराल्ड को भी दिया गया। नेशनल हेराल्ड दो अखबार निकालता था, एक का नाम था नेशनल हेराल्ड और दूसरा था हिंदी में नवजीवन। आपने जरूर इतिहास में पढ़ा होगा। और ये अखबारों का जो मालिक कंपनी है वो है एजेएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। अभी तक आप समझ गए होंगे, एक अखबारों की कंपनी है जिसके पास कुछ संपत्ति है। ऐसे ही उनको संपत्ति दूसरे शहरों में भी कई कई जगहों पर मिली। अखबारों को जब अलॉट हुई तो इनको भी एक अलॉट हुई। अब समय के साथ वो संपत्ति थोड़ी सी दाम बढ़ गया उसका, और क्योंकि वो प्राइम जगह पे, तो ये एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो है ये अखबार चलाती थी। और ये अब आपको पता है ये गोदी अखबार तो है नहीं। कांग्रेस के ज़माने में भी इसको पैसे नहीं दिए गए सरकार की तरफ से, जैसे आजकल प्राइवेट कंपनियों को बढ़ रहे हैं। तो साहब एजेएल जो है वो घाटे में चलती थी, कई बार हड़ताल होती थी, हमें याद है, हम वहाँ से गुजरा करते थे। कभी उनको वेतन नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का अखबार था और वो घाटे में चलता रहता था, तो कांग्रेस पार्टी उनको पैसे देती रहती थी। चलो भाई, अब तनख्वाह बांटने को पैसे नहीं है, अखबार निकालने के लिए आज कागज़ के लिए पैसे नहीं है, कांग्रेस पैसे देती रहती है। ऐसे क्योंकि कांग्रेस का अपने एक तरह से अखबार था, तो कांग्रेस ने इनको दिए 90 करोड़ रुपए, थोड़ा 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 करके। अब क्या हुआ, इस कंपनी को जब बनाया नेहरू जी ने, तो बहुत सारे लोगों को शेयर बेचे थे। अब नेहरू जी के ज़माने के शेयर थे और वो धीरे धीरे करके वो लोग अपना अपना बाहर होते चले गए, करीब 50 के करीब होते जाता, मुझे जानकारी है। तो अब ये जो कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल, इसकी अखबार, इसके ऊपर हो गया मोटा कर्जा। और वो कर्जा 90 करोड़ का कर्जा तो खुद कांग्रेस पार्टी का हो गया। अब देखो भाई, कांग्रेस पार्टी फ्री में तो दे नहीं देगी, नहीं तो और बड़ा सवाल उठता, उसी वक्त बवाल हो जाता कि ये अखबार को 90 कांग्रेस पैसे दे रही है। तो क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो बनता था इसके ऊपर बकाया 90 करोड़ रुपया, उस बकाया को उसने एक और कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को 50 लाख रुपए में बेच दिया। यानी कांग्रेस को जो वसूली करनी थी
इस कंपनी से वो वसूली ना करके उसने कहा भैया तुम कर लो। और ये जो कंपनी थी यंग इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के पार्टनर थे 3, ये 2010 में बनी। 3 नहीं, बाकी थे, जैसे कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका 38% था, और बाकी में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो इस कंपनी को 50 लाख में बकाया बेच दिया गया, और इस कंपनी ने वो जो 90 करोड़ रुपए वसूल करने थे, उस कंपनी से बात हुई। कंपनियां दोनों इन्हीं की हैं, तो टेक्निकली इनको ये लगा कि ये कंपनी 2-4 जगह बिखरी हुई हैं, तो इस कंपनी को हम एक जगह कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो इस कंपनी ने उस 90 करोड़ रुपए के बदले में, एजेएल ने कहा कि भाई 90 करोड़ हम नहीं दे पाएंगे, आप हमारे शेयर ले लो। 99% शेयर दे दिए यंग इंडिया लिमिटेड को। कुल मिला के वो कंपनी अब यंग इंडिया लिमिटेड के अंडर में आ गई। विवाद इस बात का है कि वो कंपनी थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये कंपनी जो है ये 4-5 लोगों के निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो यहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये घपला है, इन्होंने निजी कंपनी में उस कंपनी की संपत्तियां शामिल कर लीं। और ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एक सवाल उठा कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक एनजीओ जैसी कंपनी थी, उसको आपने पर्सनल उसमें डाल लिया। यानी सीधे सीधे अभी तक की कहानी सुन के आपको लगेगा भाई ये तो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने उस पर कब्जा कर लिया कंपनी पे, 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के बदले में। लेकिन इस कहानी के और भी कई पहलू हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। और है क्या कि ये जो सौदा था, इसमें यंग इंडिया जो कंपनी है जिसने इसको लिया, वो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यानी उस कंपनी का जो गठन हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि हम मुनाफा नहीं कमाएंगे, हमारे जो डायरेक्टर है उसको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी का कोई भी मुनाफा होगा वो कंपनी में ही रहेगा। तो ऐसी कंपनी बनाने का मकसद होता है समाज सेवा के लिए बनाई गई कंपनी, जैसे एनजीओज होते हैं। यानी इस कंपनी से कोई भी कुछ नहीं लेगा। राहुल गांधी भले ही इसके 38% के मालिक हैं, सोनिया गांधी 38% के मालिक हैं, लेकिन वो इससे 1 रुपया भी ना तो वेतन लेंगे ना कुछ लेंगे। यानी अगर घोटाला किया होता तो कुछ ऐसा इंतज़ाम करते कि सब कुछ मेरे पास घर पे आ जाए। इसके साथ साथ किसी भी डायरेक्टर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्तिगत लाभ कमाने जैसा आरोप नहीं है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप करोगे तो आप अपना घर भरने के लिए करोगे ना। प्राइवेट तो क्या हुआ, ये कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, तो बावजूद इसके ये प्राइवेट कंपनी थी, इसके जब संविधान को आप पढ़ोगे तो ये प्राइवेट होने के बावजूद एक घोटाले जैसा दिखाई नहीं देता। ये उनका लॉजिक था। और एजेएल जो कंपनी थी, जिस कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया, उसके संविधान में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। जो परिवर्तन किया वो ये था कि उसमें लिखा हुआ था, चूंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, तो लिखा था कि एजेएल जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम भी करती है। ये उसके संविधान, कंपनी के जो होते हैं ना नियम, इन्होंने सबसे पहले उसको हटाया कि इस कंपनी का काम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वगैरह करना नहीं है, किराए विराए पे देना और ये सब काम नहीं है इस कंपनी का। इस कंपनी का शुद्ध काम है अखबार चलाना। यानी जो एक बिजनेस वाला पार्ट था उसको भी एसोसिएट जनरल लिमिटेड, पंडित नेहरू की स्थापित कंपनी का ये जो काम था उसमें से बिजनेस वाला पार्ट भी निकाल दिया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाला। यानी शुद्ध उस कंपनी को अखबार चलाने वाली छोड़ दिया। और इन्होंने उस कंपनी के कामकाज में, जाहिर बात है अब कोई अखबार ही चलेगा, उससे और कुछ चलेगा नहीं, तो कुल मिला के वो निजी मुनाफे में उसको बदल ही नहीं सकते थे। तो संपत्ति हथियाने का एक्शन का वो एक लॉजिक कहाँ से आया? ये इनका लॉजिक है। किनका? यंग इंडिया लिमिटेड, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की जो कंपनी है। अब घुमा के अगर आप जाओगे ना तो एजेएल भी इन्हीं की कंपनी थी। लेकिन समस्या यहाँ पर ये नहीं थी। बात ये है कि वो जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, इधर उधर पड़ रही है, बार बार उसको पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो 2 कंपनियों को इन्होंने एक तकनीकी तौर पे मर्ज कर दिया लोन माफ़ करने के नाम पे। दोनों ही कांग्रेस की कंपनियां थीं, दोनों को मिला के एक कंपनी एक तरह से बना दिया, उस कंपनी को इसके अंडर में दे दिया, उसको भंग नहीं किया। तो उस कंपनी का जो भी काम चलेगा वो उसके पहले के तरीके से ही चलेगा, बस उसके जो स्टेक थे, शेयर थे, उसके मालिक जो डायरेक्टर्स थे वो एक तरह से बदल गए, क्योंकि 99% शेयर इधर ट्रांसफर हो गए। अब आप आगे समझिए, कांग्रेस ने जो पैसे दिए वो एक समाचार संस्थान को बचाने के लिए दिए कि भाई एक
मीडिया हाउस है, ख़त्म नहीं होना चाहिए, नेहरू जी ने स्थापना की थी। और उसी पैसे को इन्होंने भी उसको दे के ही रखा। अब वो कंपनी जो है इन्होंने ले ली, तो वो कर्जा तो उस कंपनी पे रहेगा ना। तो कुल मिला के जब वापस नहीं दे पाई तो यंग इंडिया को ट्रांसफ़र हुआ। तो ये अपने आप में एक अकाउंटिंग प्रोसेस था, ना कि कोई घोटाला। एक पैसा इधर से उधर जाता था, उसकी जगह एक ऐसी कंपनी ने ले लिया जो उस कंपनी पे लगातार पैसे खर्च करते रह सकती थी, उसको ये उधार के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब हालत ये है कि अभी भी जो बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर्टी थी, वही नेहरू जी वाली कंपनी के पास में। अभी भी AGL के शेयरधारक एयर इंडिया के पास, यंग इंडिया के पास आ गए। तो कुल मिला के ये जो बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी है, इसका मालिकाना हक राहुल सोनिया के पास नहीं गया है। इसका मालिकाना हक AGL के पास ही है। ये ठीक वैसे है कि मैं अगर अडानी की कंपनी का शेयर खरीद लूँ तो अडानी की कंपनी को जब तक मेरे वहाँ पर मालिकाना हक तब तक नहीं होगा तो डायरेक्टर्स वहाँ ना बैठे और मेरे हिसाब से फैसला ना लें। ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गई है। तो ये और इन्होंने क्या किया, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ सारी जानकारी जमा की है, यंग इंडिया की बैलेंस शीट, AGL के रिकॉर्ड, कांग्रेस की फाइलिंग, सब कुछ एक पब्लिक दस्तावेज है। तो इसको ये कह रहे हैं गुप्त सौदा हो गया, तो ये भी उनके हिसाब से नहीं हुआ है। अब समझिए, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है, लेकिन ED घुसी हुई है, क्योंकि कोई भी पैसा इधर से उधर नहीं हुआ, कोई पैसे का ऐसा प्रवाह नहीं हुआ और शेयर ट्रांसफ़र हुए जो कानून के हिसाब से जैसे हैं वैसे है। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब आप ये समझिए कि एक घाटे वाला अखबार खरीद रही है वो कंपनी। क्यों खरीद रही है? क्योंकि उसको लगता है कि इस अखबार को जिंदा। तो अब जो है बड़ा सवाल इस बात का है कि ये देख के पूरा मामला तो सबको पता लग रहा है कि इतना ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है, तो अब FIR क्यों की? ये इन्होंने FIR नहीं की है, ये इन्होंने एक बटन फिट कराया। बटन, इस बटन को दबाएंगे तो कांग्रेस पार्टी चिल्लाएगी। जैसे घर पे कॉल बेल का बटन दबाओ तो घंटी बजती है घर में, तो इन्होंने ये बना दिया है। ये आपको इनकी स्ट्रेटजी पता है, ये हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ करते हैं और इसको ये कहलाता है काउंटर अट्रैक्शन। यानी आपको जब जब कांग्रेस पार्टी को चिल्लवाना है तो कुछ ऐसा कर दो, कभी कोई सांप्रदायिक घटना कर देंगे, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देगा, कभी कोई हिंदू मुसलमान का बयान दे देगा, कभी मोदी जी कुछ ऐसा कर, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। और इस वक्त ये टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि अगर इस समय राहुल सोनिया को लपेट दिया, FIR कर दी, तो कांग्रेस पार्टी जोर जोर से चिल्लाएगी संसद में, फलां है, ढिमका है, ये है, वो है। यही तो बीजेपी चाहती है। और जब ये होगा तो घोटाला हुआ है, ये हुआ है, फलां ढिमका हुआ है, ये सब करके बीजेपी नैरेटिव बनाएगी। अमित मालवी 50 सही वाले 80 गलत वाले ट्वीट डालेगा। पूरा एक इकोसिस्टम बीजेपी का, जो लाखों करोड़ों उनके अकाउंट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो सब सक्रिय हो जाएंगे। और उसके बाद में जो सहयोगी पार्टियां इंडिया गठबंधन की, उनसे बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा बताओ इनके साथ हो कि नहीं हो। और उसमें जो बीजेपी के साथ वाले होंगे, क्योंकि बीजेपी RSS सब जगह रहती है, एक बात ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं कि वो RSS का आदमी उस पार्टी में प्लांट है, नीतीश के साथ प्लांट है। भैया ये तो रिकॉर्ड पे है, जब कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी ने जनसंघ नहीं बनाई थी, तब भी सारे अपने एजेंडे RSS के वो कांग्रेस के सांसदों से ही एग्जीक्यूट कराते थे। कांग्रेस के अंदर उस समय भी उनकी घुसपैठ थी जब वो कुछ भी नहीं थे। तो भैया 2 लोगों को कहा जाएगा कि निकल लो, केजरीवाल निकल लो या जो भी होगा, इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्या इस समय इंडिया गठबंधन खतरे में डालने का ही उनका मकसद है? वो तो कभी भी डाल सकते हैं। नहीं, इस वक्त मकसद है दूसरा। इस समय चल रहा है शीतकालीन सत्र। जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, मतलब शुरू होने वाला है, जब संसद में शीतकालीन सत्र चलेगा, उससे ठीक पहले राहुल सोनिया की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी नहीं, उनके ऊपर FIR होगी। और अगर कांग्रेसियों ने कहा कि भाई देखो जी, हम तो पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमको नहीं बात करनी है इस पर, हम तो उसी इशू पे बात करें, हमारा इशू है, तो गिरफ्तार कर लेंगे।
बुला लेंगे पूछताछ के लिए, सड़कों पे हंगामा हो जाएगा, कांग्रेसी सड़कों पे उतर जाएंगे और मामला जहां जाना चाहिए वहां अटेंशन जाएगा। तो अटेंशन जाना क्यों चाहती है पार्टी? सबसे बड़ा मसला वोट चोरी। भाई वोट चोरी के जो खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं वो इतना बड़ा मसला है जिस पे इस संसद में डिस्कशन होना ही होना है, वहां पर जवाब मांगा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और उस पूरी सिचुएशन में जवाब देना ना पड़े तो हंगामा करा दो सदन में, और हंगामा करके स्पीकर साहब कहेंगे सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, और वोट चोरी का मसला निकल जाएगा। उसके बाद में थोड़ी स्थगित और हो जाएगी तो एसआईआर में बहुत सारे बीएलओज की मौत। आपको अगर नहीं पता हो तो बता दूं कि बीएलओ को कितने पैसे मिलते हैं। जो आपके यहाँ आता है बीएलओ घर घर जिसको चक्कर लगाने हैं, उसको महीने के 500 रुपये मिलते हैं। अभी तमाम सारे विरोध के बाद चुनाव आयोग ने उसको 1000 रुपये कर दिया, तब ये चीज़ खुल के सामने आई, जब अभी उसने कुछ देर अभी आज ही शायद कल किया है। 500 रुपये महीना मिलता है, घर घर जाना है। मेरे इलाके की जो बीएलओ है वो मुरादनगर से आती है, उसका हस्बैंड उसको बिठा के मोटरसाइकिल पे अपना काम धंधा बंद करके जो भी उसका बिजनेस है वो लेके आता है, लेके जाता है 500 रुपये महीने में। और वहाँ जिन बच्चों को स्कूल में वो पढ़ाती है वो बच्चे तो बेचारे सफ़र कर ही रहे हैं। तो 500 रुपये वाला जो बीएलओ जो तड़प रहा है, मौतें हो रही हैं, एसआईआर में घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। मैंने बताया था मेरे घर में जो लेडी खाना बनाने वाली आती हैं उनका वोट कट गया है। कट क्या गया है वो उनके पास कुछ है ही नहीं वो साबित कर पाएँ, और सब जगह ये खौफ फैला हुआ है जेल जाएंगे जेल जाएंगे जेल जाएंगे एसआईआर में जो शामिल नहीं हुए। तो ये सब मसले बड़े मसले हैं। वोट चोरी से मसला किसी लोकतंत्र के लिए बड़ा हो सकता है क्या? और वोट चोरी पर चर्चा होती तो विपक्ष एक रहता। राहुल और सोनिया पे एफआईआर पे चर्चा करा दो तो सारे लोग इसके साथ चले जाएंगे। इसके साथ साथ और भी मसले हैं। भारत में सेंसरशिप की तैयारी चल रही है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया, या हो सकता है यूट्यूब ने लोगों तक ना पहुंचने दिया हो, कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे रहा है, वही ऑर्डर जो है गूगल दे रहा है, वही ऑर्डर मेटा दे रहा है। पूरी दुनिया में एक साथ जो चल रहा है वो सरकार की पॉलिसीज़ के तौर पर समझ में आता तो लगता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आ रहा है। यानी जो भी कंटेंट जाने वाला है सोशल मीडिया के, उसकी पहले से जांच करने का मैकेनिज्म बनाओ, ऐसा आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रुपए की रिकॉर्ड कमज़ोरी, 90 रुपए का डॉलर होने वाला है। दुनिया भर में दुर्गति। अभी आपने देख लिया कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे झूठी जीडीपी 8.2% सरकार दिखा रही है। क्यों? इलेक्शन से, इससे सत्र से पहले एक झूठा संदेश देना है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी, सरकार का राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो सप्ताह बीता है उसके अंदर बुरी तरह गिरा है। ये मसले अपने आप में गंभीर मसले हैं। ट्रंप के सामने झुक जाना, H1B वीज़ा पे चुप रह जाना, स्टूडेंट वीज़ा पे चुप रह जाना, हथकड़ी में बांध के लोगों को यहाँ लेके आना, और तमाम सारे मसले कोई चर्चा नहीं करेगा जब राहुल और सोनिया को अगर आपने डाल दिया एक बार। इसके साथ साथ ईडी, सीबीआई, आईटी के टारगेटेड एक्शन, बाकायदा इनकम टैक्स का कहाँ फास्ट छापा होगा, कहाँ नहीं होगा, किस किस को फंसाया गया, ये सारी चीज़ें इस बार डिस्कस होने वाली थी, लेकिन वो सब रह जाएगा। और इसलिए ये बटन लगवाया गया कि इतनी ज़ोर से ये बटन शोर करेगा कि सबकी आवाज़ दब जाएगी। इस बटन को दबाते ही चाँव 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 इतनी ज़ोर से आवाज़ आएगी कि वहाँ पर बाकी आवाज़ें सुननी बंद हो जाएंगी। तो ये है बटन नेशनल हेराल्ड केल का। आप सोचिए, मणिपुर की स्थिति, सेंसरशिप, एमएसपी कानून का मसला किसानों का घुस गया, बिहार के चुनाव में धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उस पे भी चर्चा नहीं होगी। जाति के मामले में, जाति जनगणना के मामले में, संविधान की रक्षा के मामले में, और एथेनॉल वाला पूरा घोटाला गडकरी जी जिसमें लपेटे में है। इतनी सारी चीज़ें, भारत की सीमा की स्थिति क्या है, उधर जो है वो चीन जो है किस तरह से घुसा आ रहा है, कैसे उसने अरुणाचल को कह दिया मेरे बाप का, कैसे नेपाल ने कुछ इलाका अपना घोषित कर दिया नोट पे छाप के, लिपुलेख और वो जो दर्रा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना,
अपने आप में भयंकर तरीके से फिर बेरोजगारी के हाल, रोजगार नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और इस सब का एकदम एक ही शोर, इतनी सारी बातें आप कर ही ना पाओ, शोर वाला बटन बना दिया उन्होंने। अब इस शोर वाले बटन का तोड़ क्या हो, यह अपने आप में सवाल है। और जैसे सरहद पार में इमरान खान का मसला है, जब भी उनको किसी चीज़ से ध्यान हटाना होता है, इमरान खान के साथ जो व्यभिचार हो रहा है इसी जेल में, आ गई खबर, लोग चिल्ला रहे हैं, फिर आ गया उसको मार दिया है, फिर चिल्ला रहे हैं। तो कुल मिला के एक आपराधिक तरीके से संसद में एजेंडा सेट करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि सरकार की जवाबदेही, महत्वपूर्ण जो मसले हैं उन पर छिपाई जा सके। पहले भी आपको याद है किस तरह से विपक्ष ने बहिष्कार किया, बहिष्कार के बाद संसद ठप हो गई और ऐसे ऐसे कानून उसमें पास कर दिए गए जिन्होंने हिंदुस्तान की शक्ल बदल दी। तो ये पूरी कहानी अपने आप में पर्याप्त है ये समझने के लिए कि नेशनल हेराल्ड वाला पूरा का पूरा मामला एक बेहद चतुराई से रचा गया एक षड्यंत्र है, जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव, डेमोक्रेटिक नैरेटिव, भारत के लोकतंत्र का की जो आत्मा है संसद, उसका एजेंडा हैक कर लिया गया, उसका हरण कर लिया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज, वहाँ पर आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर दूसरा चैनल भी है हमारा, गिरिजेश वशिष्ठ, उसको भी कभी भी देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।